हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो जनरली अपन बोल देते हैं कि वेपर का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर होता है। बात सही है, बट इसका एक्चुअल मीन है वो क्या होगा, उसको अपन को जानना है मेनली, और उसको समझना है। तो देखना, ये जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेहतर है इसको रटने से अच्छा अपन समझ सकते हैं, और बहुत ईजी है। जो वेपर प्रेशर अगर शब्द या वर्ड ही अपन यूज करते हैं तो ओनली क्लोज कंटेनर के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंटेनर ओपन होगा तो यहाँ पे अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे, इस कंटेनर को टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ से इस लिक्विड की वेपर बन के आउट हो जाएगी और जो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, एनवायरनमेंट में कंज्यूम होती जाएगी वेपर बन के। तो उसका कोई प्रेशर नहीं होगा यहाँ, और उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कितना एनवायरनमेंट में चला गया। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए अपने को सबसे फर्स्ट टाइम कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। कंटेनर को क्लोज कर लूँगा तो जैसे ही मैं हीट करूँगा, तो हीट करने के बाद में होगा क्या कि यहाँ से जो लिक्विड है उस लिक्विड की सरफेस से यहाँ से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, वेपर बनने की जो प्रोसेस है, वेपर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। अगर गैस का या वेपर का कुछ अमाउंट है यहाँ पे, तो वो इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, इनके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करेगी। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर है, जो लिक्विड से जो वेपर बनी है उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा कि यहाँ लिक्विड से वेपर बनेगी और फिर वेपर से लिक्विड बना। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर दो के लिक्विड से वेपर बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो इस लिक्विड की सरफेस से वापस से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस या वेपर बनने की प्रोसेस वो होता है वेपोराइजेशन, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, और फिर गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये दोनों प्रोसेस एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या हो जाती हैं कि रिवर्सली हो जाती हैं। मतलब जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगा वैसे वैसे ये प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा इक्विलिब्रियम का। मतलब वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस, कंडेंसेशन गैस से लिक्विड। तो ये जो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी यहाँ पे, तो थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे ये जो वेपर का जो प्रेशर है वो इस गैस की लिक्विड की सरफेस पे जो अप्लाइड प्रेशर है, किसके द्वारा? वेपर फेज के द्वारा, या वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, या गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वही अपना वेपर प्रेशर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जो इस लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई होगा। मतलब वेपर फेज के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो अप्लाइड प्रेशर है वही क्या होगा? वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे तो प्रेशर पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये कितना प्रेशर लगाएगा? इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होगा? वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के बीच में। ओके, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ डेफिनेशन दी हुई है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर ऑन ए लिक्विड सरफेस व्हेन द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड। ये जो गैस के मॉलिक्यूल या वेपर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को वेपर प्रेशर बोलेंगे। बट उसके लिए कंडीशन है कि ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपोराइजेशन जो वर्ड है वो। इसके बाद में इस लिक्विड के अंदर जहाँ पे अपन वेपोराइजेशन आइडेंटिफाई किया था उसके अंदर मैं बाहर से सॉल्यूट मिक्स करूँगा। मैं बाहर से सॉल्यूट मिक्स करूँगा तो सॉल्यूट मेरे पास में दो तरीके के हैं, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एक है वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी कोई वेपर नहीं बनेगी, वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बनेगी। यस, तो यहाँ पे मैंने ये कंटेनर ये लिया है और एक कंटेनर ये लिया है, इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया और इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है। ठीक, अब वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर बढ़ती जाएगी यहाँ पे। यस, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा मैंने इसको मान लिया P0। यहाँ पे जो ये वेपर है, ये जो गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये ऊपर जाके गैस में कन्वर्ट होंगे, फिर यहाँ से ये इसकी सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगी वो मैंने यहाँ पे मान लिया P0। यस, इस केस में क्या हुआ, इसके बाद में मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो यहाँ पे मिक्स कर दिया। सपोज दैट एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने यहाँ पे डाल दिया और लकड़ी के टुकड़े की कोई वेपर नहीं बनेगी। यस, तो वो क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ इस सरफेस को वो कवर कर लेगा। जैसे ही इस सरफेस को कवर करेगा तो यहाँ पे इस लिक्विड को टेम्परेचर देने पे ओनली ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये वुड का पार्ट, ये नॉन वोलेटाइल पार्ट नहीं आ रहा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पार्ट नहीं आ रहा, ये जो रिमेनिंग सरफेस है इस रिमेनिंग सरफेस से ही वेपर बनना स्टार्ट होगी। यहाँ से इस पार्ट से कोई वेपर नहीं बनेगी। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते ही ये कुछ ना कुछ सरफेस है वो ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे, और जैसे ही ये सरफेस ब्लॉक हो गई तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो गया वेपर बनने वाला। जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो इसके कंपेयर में कम होंगे। ठीक, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल कम होने पे यहाँ का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा वोलेटाइल के कंपेयर में। इस वजह से यहाँ का जो टोटल प्रेशर है वो पहले वोलेटाइल का P0 था, तो P0 में से कुछ कम हो गया तो मैंने -P कर दी। मतलब इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो P0 -P होगा। यस, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के अंदर क्या हो गई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसको बोल दिया लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोल दिया, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है राउल्ट लॉ। यस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, राउल्ट लॉ है वो क्या होगा, ये आपको, ये जो राउल्ट लॉ है ये एक साइंटिस्ट था जिसके द्वारा ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ अपने को मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर इन सब चीज़ों के अंदर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, सबसे पहले जो राउल्ट लॉ है वो सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। लेट ए मिक्सर बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग Na मोल ऑफ लिक्विड A एंड Nb मोल ऑफ लिक्विड B। मतलब मैंने A और B दो कंपोनेंट लिए हैं तो उसका मोल हो जाएगा A का Na और B का मोल हो जाएगा Nb। यस, तो यहाँ पे Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। मतलब एक कंपोनेंट के लिए देखा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। यस, पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। यस, तो A और B कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यस, तो जैसे ही जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Pa0, कांस्टेंट होगा Pa0।
और यहाँ पे कांस्टेंट पी बी नॉट। यस, तो अब जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया पी ए इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी। पी ए और पी बी है वो पार्शियल प्रेशर है दोनों कंपोनेंट के। पी ए नॉट और पी बी नॉट ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन प्योर स्टेट, मतलब जब कोई मिक्सचर नहीं है इनका, जब ये दोनों प्योर स्टेट में हैं तो उनका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यस, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी प्योर स्टेट के अंदर आता है, अगर कोई भी कंपोनेंट प्योर स्टेट में है तो यहाँ पे उसके आगे आपको नॉट लगाना है। ये सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपको सिंबल पता नहीं है, सिंबल का मीन पता नहीं है किसी भी कंपोनेंट का, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूले में सिंबल आएंगे और जब तक सिंबल का मीन पता नहीं चलेगा आप वैल्यू पुट कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हो गया पी ए और पी बी का। इसके बाद में एक्स ए और एक्स बी तुम जानते हो कि ये मोल फ्रैक्शन है। यस, तो यहाँ पे इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एनीवन कोई भी मिक्सचर है तो उस टोटल कंटेनर का जो प्रेशर है उन सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यस, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है पी ए प्लस पी बी, तो ये टोटल प्रेशर हो गया। और पी ए की वैल्यू है वो पी ए नॉट एक्स ए और पी बी की वैल्यू है वो पी बी नॉट एक्स बी, आप यहाँ से पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउल्ट के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या रिलेशन बन गया, P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो ये राउल्ट का लॉ है। यहाँ पे P टोटल प्रेशर, पी ए नॉट है वो ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर, एक्स ए मोल फ्रैक्शन, पी बी नॉट है वो बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर, और जो एक्स बी है वो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यस, इसके बाद में है वो इसी के बेस पे है वो कुछ सॉल्यूशन है, उनको डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है अपन पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यस, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। दो तरीके के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सभी की सभी कंसंट्रेशन पे, चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा दो चाहे कितनी कंसंट्रेशन कम कर दो, यस, सभी कंसंट्रेशन पे ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा, वही आइडियल सॉल्यूशन होगा। फॉलो करेगा तो पी ए है वो पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होगा, पी बी है वो पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यस, मतलब एज इट इज राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इनका जो सम निकालोगे आप तो वो P के इक्वल आएगा। यस, यही आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो एग्जाम्पल ध्यान रख। इनके जो एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप बेंजीन और टोलुइन का मिक्सर लेते हो, अगर ए आपको बेंजीन को ए बोल दिया, बी टोलुइन को बोल दिया, तो इनके लिए वो सारा P इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो उन दोनों में इक्वल आएगा। यस, एन एक्जेन प्लस एन एफ10 क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों के फॉर्मूले हैं। यस, तो आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल तो पूछेगा, तो ये एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब इसके बाद में इस आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। एक पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग इजकल टू 0। यस, सबसे पहले तुम जानते हो कि डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी के अंदर चेंजेबल होगा ये। यस, कि एंथैल्पी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे ए और बी दो कंपोनेंट थे, दोनों सबसे पहले सेपरेट थे, मतलब प्योर स्टेट के अंदर थे। अब आपने उनको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद में कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मतलब मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन के अंदर ना तो एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद में जो एंथैल्पी में चेंज होगा
वो 0 होगा। मतलब नाइदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। जैसे ही आप उनको मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वहां पे हीट ना तो रिलीज होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। यस, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं होगा। पहले जितना वॉल्यूम था दोनों का, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। यस, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और यहां से ही सारे कंक्लूजन निकलते हैं और यहीं से सारा कंसेप्ट समझ में आता है। एफ ए बी, ए बी का मतलब है ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। ये कब होगा? जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, मतलब सॉल्यूशन बन चुका है। तो वहां पे जो फोर्स होगा, वहां पे जो इनके बीच में इंट्रायनिक अट्रैक्शन होगा, वो ए मतलब प्योर स्टेट में जब ए पार्ट था और बी पार्ट जब प्योर स्टेट में था, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि पहले जितना भी फोर्स था उनमें बाद में भी उतना ही है। मतलब फोर्स के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो किसी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंथैल्पी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमेशा तुम एक चीज सुनते हो कि अट्रैक्शन, जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है और जब जब रिपल्शन होता है तब तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यस, तो यहाँ पे ना तो अट्रैक्शन हो रहा ना रिपल्शन हो रहा, तो कोई एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होगा। इसी वजह से आपने देखा है कि इसके लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 आया है। ओके, इसके बाद में हाँ, ये फोर्स है वो इक्वल क्यों है, तो इसका रीजन दिया है ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड कैरेक्टर। यस, ए और बी जो दो कंपोनेंट दोनों को जो मिक्स कर रहे हैं उनका शेप, साइज वगैरह है वो सेम होना चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मैंने एक होमोजीनियस वर्ड बोला था। तो उस होमोजीनियस वर्ड का मतलब आप बोला था कि सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज। यस, तो वो वाली चीज आज यहाँ पे शो हुई है कि ये जो दोनों आइडेंटिकल हैं और इनका जो शेप और साइज है वो सेम होंगे। यस, यही होमोजीनियस है, वो इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे इसका कुछ ग्राफ है जिसके द्वारा अपन ने इसको शो कर रखा है। यस, ये जो दो लाइन दिख रही हैं आपको, यस वर्टिकल, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रखा हूं। यस, तो यहाँ पे एक्स ए इजल टू 1 लिया है और एक्स बी इजल टू 0। मतलब बी का कोई कंपोनेंट नहीं है, ओनली ए है। मतलब बी 0 है, ओनली ए है, तो ए प्योर स्टेट में होगा। प्योर स्टेट में होगा तो वहां पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट होगा, क्योंकि मिक्सचर नहीं है यहाँ पे, तो नोट आएगा प्योर स्टेट के लिए। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस, जब भी प्योर स्टेट की बात करते हैं तो नोट आएगा प्रेशर के ऊपर। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स भी 1 है, एक्स से 0 है, मतलब ए बिल्कुल भी नहीं है, तो बी के ऊपर 1 है, मतलब बी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ओनली बी का प्रेशर हो गया पी बी नॉट, मतलब प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। इसके बीच में जैसे जैसे इधर आ रहा हूं तो ए है वो डिक्रीज होता जा रहा है, 1 से 0 पे आ गया। बी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यस 0 से 1 हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे बी मिक्स करते जाओगे तो बी का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सर आपने इसको नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रखा और इसको ऊपर, इसको भी तो ऊपर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे बी है उसको हाई वोलेटाइल माना है। हाई वोलेटाइल माना है तो इसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा। यस, यस, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। मतलब जैसे जैसे आपने बी मिक्स किया वैसे वैसे टोटल प्रेशर इंक्रीज होता गया। क्यों? क्योंकि आपने बी को हाई वोलेटाइल माना है, तो बी का पार्ट जैसे जैसे इधर आने पे ऐड हुआ है वैसे वैसे टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ओके। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सा है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, देखना इनमें सबसे स्मॉल डिफरेंस है, इनमें कुछ भी नहीं है। जहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग वगैरह सब वहाँ 0 किया था, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। ये इनमें होता क्यों है, ये डेविएशन होता क्यों है, सबसे पहले इसको अपन समझते हैं।
तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले फोर्स वाले फैक्टर पे चलता हूँ। यस, यहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। देखना, जो पॉजिटिव डेविएशन उसमें बोला है कि एफ ए एंड बी, एफ ए और एफ बी के बीच में जो फोर्स है या इनका जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के कंपेयर में ग्रेटर होता है, ज़्यादा होएगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ए का मतलब है प्योर ए कंपोनेंट, बी का मतलब है प्योर बी कंपोनेंट। मतलब जब प्योर हैं तब फोर्स ज़्यादा है। सॉल्यूशन बन गया, दोनों को मिक्स करने के बाद में इनमें जो फोर्स हो जाता है वो कम हो जाता है। यस, तो यहाँ पे इसको अपन एक कंटेनर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें कंपोनेंट ए फिलअप है, दूसरा कंटेनर है जिसमें कंपोनेंट बी फिलअप है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने। यस, तो ये ए और बी का सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे बोला है कि जो एफ ए बी है वो इज ग्रेटर देन एफ ए एफ बी। यस, ए और बी के बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी का जो फोर्स है उसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ये फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब पहले के जो मॉलिक्यूल हैं प्योर स्टेट के, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब मिक्स किया तो अट्रैक्शन कम हो गया। इसका मतलब मिक्स करने के बाद में जब अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पे ए और बी के मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर देने पे ये जल्दी वेपर फेज में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बीच का वो जो फोर्स है वो वीकर है, यहाँ पे वीकर है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो ए और बी मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, कम है। इंट्रायोनिक जो अट्रैक्शन है वो कम है। तो ये कम होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही ये वेपर फेज के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हुआ वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ। यस, अब पहले के कंपेयर में यहाँ पे अट्रैक्शन है वो कम है। पहले अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब अट्रैक्शन कम है। यस, मतलब अब इनके बीच में जो फोर्स है वो कम है। फोर्स कम है तो इनका कुछ ना कुछ, ये जैसे ही मिक्स करोगे तो इनकी जो फॉर्म है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। फोर्स कम है तो ये गैसेस फेज में रहेंगे, या गैसेस फेज बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यस, अगर ये गैसेस फेज में बन गए तो यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये मिक्स करने के बाद में ए और बी है वो लेयर यहाँ तक है। जैसे ही मिक्स किया आपने तो मिक्स करने के बाद में फोर्स कम होने की वजह से ये पहले के कंपेयर में ज़्यादा वो ज़्यादा वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये ज़्यादा वॉल्यूम कवर अप करेंगे। यस, तो पहले के कंपेयर में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा वी है मिक्सिंग, वो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। यस, अब जैसे ही आपने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में एक चीज़ मैंने बोली है कि जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। बट अट्रैक्शन तो ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे तो अट्रैक्शन कम है। अरे यहाँ पे अट्रैक्शन कम है तभी तो जल्दी वेपर फेज के अंदर चले गए, तो यहाँ से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। यस, तो ये फोर्स कम है इसकी वजह से हुआ है। फोर्स कम है तो वेपर फेज के अंदर चले गए, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम है। इसका मतलब जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। पहले के कंपेयर में यहाँ अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यस, इसी वजह से डेल्टा एच अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अट्रैक्शन पहले ज़्यादा था, मिक्स करने के बाद में अट्रैक्शन नहीं है या कम हो गया। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। बट
यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ फोर्स कम है तो इनमें अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो एनर्जी बहुत कम या एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यस, तो यहाँ पे अपन देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एच से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया मिक्स करने के बाद में। अभी बताया क्योंकि फोर्स कम है, मिक्स करने के बाद में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर पी ए और पी बी ज़्यादा हो गए। पी ए और पी बी ज़्यादा हो गए तो इस सम के कंपेयर में टोटल कंटेनर का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 की वॉल्यूम इज इंक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन, फोर्स फैक्टर कम है। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन की तरफ चलते हैं तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स है वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही मिक्स करोगे तो फोर्स इंक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो गया। यस, समझ में ही बात, ठीक है। और वैसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलुइन, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, CCl4 प्लस मिथेनॉल। इनमें से 2-3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ऐसे ऐसे ये जो मिक्सचर हैं इनको अगर आप मिक्स करोगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन की तरह बिहेव करेंगे, इनको जो मिक्स करोगे तो ये नेगेटिव डेविएशन की तरह बिहेव करेंगे। ओके, अब जो नेगेटिव डेविएशन है, देखना आइडियल गैस के लिए आपने ग्राफ देखा था तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा था, ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट थी जो मैंने डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट यहाँ पे है वो आपको पता है कि जो प्रेशर है वगैरह है वो सब डिक्रीज हो गया, तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी ना जाके है वो एक कर्व फॉर्म में होगी। यस, जो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ होगी, मतलब पहले के कंपेयर में जो प्रेशर है वो कम होगा। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ थी तो इससे है ये बिलो साइड रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ थी इससे बिलो साइड रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में देखना ये स्ट्रेट लाइन थी, ये इससे ऊपर चली गई, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये इससे ऊपर चली गई, और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन थी, ये इससे ऊपर चली गई, बाकी सेम है। यस, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक। अब एक होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है कि यहाँ पे जो दो कंपोनेंट का जो मिक्सचर होगा, यहाँ पे अपन देखते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लगभग क्या होगा, सेम होगा या कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एक। यस, तो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस आर ऑलवेज सेम ऑफ बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के लिए जितनी भी टेम्परेचर कंडीशन है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इनका डिस्टिलेशन टेम्परेचर हुआ, ये सारी चीज़ें इनके लिए सेम रहेंगी। सच ए मिक्सचर which boils at constant temperature and distill over completely at the same temperature without any change in composition is called constant boiling mixture और azeotropic mixture। yes, यहाँ पे इसके बोलने का मतलब ये है कि जिन दो कंपोनेंट को आप मिक्स करने जा रहे हो वहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो लगभग सिमिलर सा होना चाहिए, उन्हीं को एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये भी दो तरीके से का होता है, दो तरीके से पढ़ते हैं इसको अपन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप सबको, ये पॉजिटिव डेविएशन इसको एज ए पढ़ना है। नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन अभी पढ़ाया था नेगेटिव वाला, नेगेटिव डेविएशन को पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह। यस, समझ में ही बात। तो यहाँ पे ये आपको है वो ध्यान रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल है, एक बार आप पढ़ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके।